नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है। सुनील, उम्र यही कोई 30 साल। सुनील के कई सारे भाई थे। सारे भाई बाहर काम करते थे प्रदेश में, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर, कोई गुजरात। सुनील के टोटल 4-5 भाई थे और सुनील सिर्फ घर पे अकेला रहता था। बागपत के ही एक शॉपिंग सेंटर यानी कि एक मॉल था, उसी मॉल में ये 18,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था। घर पे जो खेती बाड़ी का काम था, माता पिता के साथ सुनील ही पूरे काम को देखता था। कहीं नात रिश्तेदार में जाना हुआ तो सुनील ही अपने पिताजी को लेकर जाया करता था। सब कुछ ठीक था। सारे भाइयों की शादी हो गई थी। कुछ भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के बाहर रहते थे, लेकिन सुनील घर पे था। अब बात ये चलने लगी कि जो घर पे माता पिता है और सुनील है, तो अगर एक बहू आ जाए तो कम से कम घर पे 2 वक्त का खाना दोनों टाइम समय से बनाकर तो दे ही देगी। बस इन्हीं सारी बातों को लेकर के सुनील के सारे भाइयों ने एक रजामंदी बनाई और सुनील से बातचीत किया कि सुनील, अब तुम्हारा उम्र भी हो चुका है, पैसा भी तुम कमा ही लेते हो, 18,000 कम नहीं होता है परिवार चलाने के लिए, तो तुम क्यों ना शादी ही कर लो। सुनील की भी उम्र हो चुकी थी। सुनील इस बात को मना नहीं किया। उसने कहा ठीक है, शादी तो कर लूंगा, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो होना चाहिए। धीरे धीरे करके अंततः 4-6 महीने के अंदर एक अच्छा खासा रिश्ता मिल ही जाता है। सुनील की भाभी ने लगवाया था। उसके बाद शादी वगैरह का प्रोग्राम सेट होता है। शादी वगैरह की प्रोग्राम तिथि सब कुछ सुनिश्चित होती है। सुनील के सारे भाई और उसकी भौजाई सब लोग मिलते हैं। नात रिश्तेदार के आगमन से बहुत हंसी उल्लास से, खुशी से शादी की पूरी तैयारियां होती हैं। उसके बाद सुनील बारात लेकर जाता है। वहां पर भी दुल्हन बहुत खुश थी और हंसी खुशी से विदाई भी सुबह के टाइम हो ही जाता है। अब जब दुल्हन को विदा करा करके सुनील घर पे लेके आता है, तो उसी दिन शाम को बहु भोज का प्रोग्राम रखा गया था घर पे। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि शाम के वक्त सारे मेहमान खाना वगैरह खा करके इधर उधर चले गए थे। सुनील का 2 मंजिली का मकान था और मकान काफी बड़ा था। नीचे जितने भी लोग रहते, सुनील की भाभियां वगैरह, उसके भाई वगैरह, माता पिता सब रहते थे। और ऊपर 2 कमरा दूसरे मंजिले पे बना हुआ था, जो सुनील के एक भाई जो कि बेंगलुरु रहता था, वो अपने लिए बनवाया हुआ था और सुनील के लिए भी बना हुआ था। अब उस शाम को यही होता है कि जब सारे मेहमान चले जाते हैं खाने पीने के लिए, तो घर पे जितने भी रिश्तेदार होते हैं, कोई कहीं, कोई बाहर, कोई किसी जगह पर, कोई ओसारे में, सब लोग अपना बिस्तर लगाकर सो ही रहे थे। और रात के तकरीबन 11:30 बज चुका था। अब सुनील को जाना था अपने बीवी के पास कमरे में। जैसे वो कमरे में जाता है, तब तक उसके पास एक अर्जेंट कॉल आने लगता है और उस कॉल पे वो बात करना चाहता है। उसके बाद उस कॉल को जैसे उसने बैक किया, बात करते करते करीब 10-5 मिनट इस तरीके से गुजर गए कि सुनील छत पे चला गया कि वहीं पर आराम से खड़ा होकर के बात अच्छे से कर लेता हूं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आवाज फंसेगी भी नहीं। बस सुनील निकल जाता है छत पे। अब दुल्हन कमरे में अकेली बैठी हुई थी, दरवाजा लॉक भी नहीं था कि ऊपर छत के ही रास्ते से 2 लोग कमरे के अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद घर में पहले तो दुल्हन को चाकू की नोक पर जो बोलते हैं, जो दुल्हन ने गहने पहने थे, जो भी सामान आया था घर में, जो भी सुनील के कमरे में थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ था, उन सारे पैसों को पहले तो चोर उस दुल्हन के माध्यम से ले लेते हैं और गहनों को भी एक पोटली में रख लेते हैं। रखने के बाद दोनों चोर सुनील की जो बीवी होती है, नई नवेली दुल्हन, उसके साथ गलत काम करते हैं, दोनों के दोनों। इधर सुनील का बातचीत चल ही रहा था कि घंटों कब बीत गए। सुनील इत्तेफाक से अभी भी बातें ही कर रहा था, वो नीचे आया ही नहीं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सच में नीचे कुछ हो भी रहा है या नहीं। धीरे धीरे करके वो चोर घटना को अंजाम देकर चल ही गए। किसी को कानो कान कोई फनक ही, कोई खबर ही नहीं चली और इधर दुल्हन कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। अब सुनील तकरीबन घंटों भर बात करने के बाद जब वो कमरे में आता है कि अब चला जाए, रात काफी हो गई है। रात काफी होने के बाद जैसे ही सुनील नीचे कमरे में आता है, कमरे में जैसे कदम रखता है, दुल्हन की हालत को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उसको समझ में ही नहीं आता है कि हुआ क्या। दुल्हन को जगाने की कोशिश कर रहा था, कई बार उसने आवाज भी दी, लेकिन दुल्हन को होश नहीं था, बल्कि वो बेहोश हो चुकी थी। अनान फनान सुनील डर सा गया। उसके बाद दुल्हन को लेकर के वो तुरंत हॉस्पिटल गया। कमरे की रंगत जिस तरीके से बिगड़ी हुई थी, पूरी की पूरी चीजें यही बयां कर रही थी, घर में कुछ तो बड़ा कांड हुआ ही है। लेकिन सुनील ने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं था, इसलिए सुनील इस बात को सोच ही नहीं सकता था कि घर में चोर भी घुसे थे। हॉस्पिटल में दुल्हन को ले जाया गया। वहां ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टरों ने यह बताया कि दुल्हन भाई काफी क्षति पहुंची है, इसको दिमागी प्रॉब्लम भी ऐसा लग रहा हो चुका है। और उसके बाद जब दुल्हन को होश आता है, तो दुल्हन ने सारी बात
रो रो कर अपने पूरे परिवार वालों से इस बात के बारे में जानकारी दी। पूरे मामले को सुनने के बाद दुल्हन के मुंह से सारे के सारे लोगों के होश तक उड़ गए। तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस हॉस्पिटल में ही पहुंचती है, उसके बाद बयान दर्ज करती है दुल्हन की। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस तुरंत खोजबीन करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके सुबह हो जाता है। हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने दुल्हन को डिस्चार्ज भी कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद दुल्हन जैसे घर पे आती है, सुनील को पकड़कर रोने लगती है। कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही फोन पे लगे थे, आपको पता नहीं था कि घर में क्या चल रहा था, इसी वजह से मैंने कमरा अंदर से लॉक भी नहीं किया था कि आप कब पहुंचेंगे, कब क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे अगर ये भी पता होता कि मेरे साथ या परिवार में ऐसी सारी चीजें होंगी तो शायद मैं दरवाजा लॉक ही कर लेती। सुनील दुल्हन को पकड़कर रोने लगा और कहता है, आप बिल्कुल मत परेशान हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, इत्तेफाक से घटना घटित हुई है तुम्हारे साथ, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उस जगह पर मेरी बहन होती, मेरी माँ होती या मेरी भाभियां होती तो शायद मैं क्या कर सकता था। मुझे इस चीज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हालांकि तुम बिल्कुल मत परेशान हो, चोर जैसे ही पकड़े जाते हैं पुलिस से पूरा पावर लेकर, चाहे मुझे कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े, मैं जी भर के उनको मारूंगा, उसके बाद उनको कोर्ट में जाने दूंगा। धीरे धीरे करके 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चल रहा था। इधर पुलिस से सुनील हर दिन यही बात ले लेकर परेशान था कि साहब क्या होगा, क्या मुझे इंसाफ या न्याय नहीं मिलेगा, साहब जल्दी कुछ कीजिए। और इधर पुलिस वाले भी सुनील को सराहना दे रहे थे कि देखो सुनील, मैं तुम्हारी दुख और दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन किया ही क्या जा सकता है, जो ऊपर वाले की मंजूरी से हो गई, जो हो गया हम लोग क्या ही कर सकते हैं। रात दिन हमारी टीम ढूंढने में लगी हुई है, आप रिलैक्स रहो, चोर जैसे ही पकड़े जाते हैं मैं आपको सूचना जरूर दूंगा। धीरे धीरे करके 7-8 दिन गुजर गया। सुनील का दिमाग बहुत खराब हो रहा था और वो हमेशा थाने के पास जाता, पुलिस वालों का नंबर भी लिया था, कॉल पे बात भी करता और यही बात कहता, साहब मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद एक दिन रात में तकरीबन सुनील सो ही रहा था 9 बजे तक, तब तक सुनील के पास फोन आता है कि आप अपने पत्नी को लेकर के थाने चले आइए, चोरों की पहचान करानी है, कई लोग पकड़े गए हैं, पहचान कराने के बाद ही हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। तुरंत सुनील अपनी पत्नी को और भी घर के कुछ लोगों को, सदस्यों को लेकर के थाने पे पहुंचता है। पुलिस ऑलरेडी चोरों को पकड़कर बैठाई हुई थी। जैसे दुल्हन ने 2 चोरों को पहचाना, तुरंत बता देती है, हाँ यही वो दोनों थे, साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इनको मार दो, इनको गोली से मार दो, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनील अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पुलिस सामने थी इसलिए कुछ कर ही नहीं सकता था। इधर सुनील के परिवार वाले पूरा राजी हो चुके थे कि पुलिस वालों को पैसा कितना भी देना पड़े दे दो, लेकिन इन चोरों को सुनील के परिवार के हवालों कर दो। लेकिन कानून ये इजाजत नहीं देता। कानून इजाजत यही देता है कि क्राइम और घटना कितना भी बड़ा हुआ हो, अगर वो गुनहगार पकड़ा जाता है तो उसको न्यायालय में जज के सामने पेश किया जाए, जज ही अपने हिसाब से उनको दोषी देगा, उनको सजा देगा। उसके बाद सुनील के परिवार वाले काफी भीड़ इकट्ठा करवा लिए फोन कॉल्स के माध्यम से। सारे लोगों का यही मानना था कि पैसा कितना भी लगे लेकिन चोरों को हवाले कर दिया जाए। जब चोरों से पूछताछ पुलिस करती है तो पता ये चलता है कि जिसमें से 2 ही लोग नहीं थे बल्कि 5 लोग उस वक्त सुनील के घर पे मौजूद थे। 2 लोग तो कमरे में थे, बाकी एक सुनील की रखवाली कर रहा था जब सुनील फोन कॉल्स पे बात कर रहा था छत के ऊपर, ताकि जैसे वो छत से नीचे उतर कर आए तब तक ये जो रखवाली कर रहा था ये तीसरे चोर को और भी चोरों को सूचना दे सके। बाकी 1-2 तो पहरेदार इस तरीके से कर रहे थे ताकि परिवार का कोई भी सदस्य चू मुंह करे या कोई भी ऐसी चीजें उनको समझ में आती हैं तो ये लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाए। इन सारी चीजों को सुनने के बाद सुनील के पैरों तले जमीन खिसक गई कि सच में ये चोर थे कहां से और कैसे आए। जब पुलिस इस मामले को तह तक जानने की कोशिश करती है कि वो सारे चोर कहां के थे और चोरी कैसे हुई, तब पता ये चलता है कि दूसरे गांव का एक व्यक्ति फूट चुका था, क्योंकि सुनील के पूरे घर का राज बता दिया कि रास्ता कैसे है, किस तरीके से जाना है और कब क्या होने वाला है। ये सारी चीजों को उसने अच्छे से चोरों को बता दिया था कुछ कमीशन के बेस पे। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढने लगती है और ढूंढने के बाद उसी रात उसको भी गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। थाने ला जाने के बाद उससे भी पूछताछ किया जाता है। पुलिस ने उसको मारा पीटा भी और कहा सच सच बताओ अभी भी कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है और तुम्हारी पहचान इन चोरों से कैसे हुई। धीरे धीरे करके उसने भी सारी सच्चाई बताई। उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ। सुबह होती है, चोरों को और उस दूसरे गांव के व्यक्ति गुनहगार को पुलिस अरेस्ट करके न्यायालय भेजती है। न्यायालय में उन लोगों को 7 साल की कठोर कारावास की सजा हुई और 50-50 हजार रुपये जुर्माने के बाद। दोस्तों ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ जागरूकता के माध्यम से सुना रहा हूँ ताकि आपके अंदर
ऐसी कहानी सुनने के बाद जागरूकता है और आप भी समझ पाओ कि सच में आपको किस तरीके से अपने परिवार की रक्षा करना है, किस तरीके से चीजों को बचाना है। आप सोच कर देखो, अगर इंसान के अंदर जागरूकता होती तो सुनील फोन कॉल्स पे इतना देर तक बात नहीं भी करता और छत के ऊपर जाता भी नहीं। अगर बाहर निकलता भी तो बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा होकर बात करता। परिवार के लोग भी अगर हल्के में मामले को ना लेते कि ऐसा भी कुछ घटना हो सकता है, तो शायद परिवार के लोगों में ही जागने वाली प्रक्रिया चलती। लेकिन सारे लोग इस तरीके से सोने लगे कि जैसे मानो इन लोगों ने कितना बड़ा पहाड़ ढकेला हो। इसलिए आराम से सारे लोग एंजॉय कर रहे थे और उसी एंजॉय के चक्कर में सुनील के परिवार के साथ उसकी घर में इतना बड़ा घटना हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्त सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।